जीत किसकी होगी? आपको क्या कुछ लग रहा है, आपका आकलन क्या कहता है? अब जैसा कि अमिताभ भूषण जी ने बताया, अगर इस एनालिसिस को सही मान लिया जाए, मान लीजिए कि इसको हम 100% सही मान लेते हैं, तब तो बीजेपी हार रही है चुनाव। एनालिसिस तो यही कहता है, और वो जो एनालिसिस कर रहे हैं सही कर रहे हैं। लेकिन चुनाव कुर्नी पर इतनी पर चर्चा हो रही है, ये बात मैं बार बार कह रहा हूं कि बिहार की कुर्नी विधानसभा का चुनाव, उत्तर प्रदेश का मैनपुरी लोकसभा का चुनाव, ये एनालिसिस बहुत गंभीर एनालिसिस करने की जरूरत होती है। और बहुत बार हमारे एनालिसिस मनुष्य स्वभाव है गलत हो जाते हैं। लेकिन ये तय है कि जो अंदर माइक्रो मैनेजमेंट जिसने ज्यादा किया होगा, जैसे कुछ मैं आपके ही चैनल में कई बार ये बात कह चुका हूं कि कुशवाहा जी की व्यक्तिगत छवि जो नुकसान पहुंचाएगी वो गंभीर नुकसान होगा। इतना छोटा नुकसान वो नहीं पहुंचाएगी। आप समझ लीजिए कि नीतीश कुमार को और तेजस्वी यादव को मंच से कहना पड़ा कि इनकी जो छोटी मोटी गलतियां हो उन्हें माफ कर दीजिए। आप सोचिए ये मुद्दा कितना छोटा नहीं है। अब वो नीतीश कुमार जी जाने कि उन्होंने क्यों कुशवाहा जी को जो है विधायकी लड़वाई। जब आप सोचो कि कुशवाहा जी के प्रति इतनी गंभीर नाराजगी थी, तो क्या कोई एक और बेहतर कैंडिडेट नहीं उतार सकते थे आप? अगर आप एक बेहतर कैंडिडेट उतारते तो आपको माफी मंगवाने की जरूरत नहीं पड़ती। और लोकतंत्र में जनता ऐसे मंचों से माफी नहीं देती। तो अगर वाकई नाराजगी इतनी गंभीर है कि नीतीश कुमार को मंच से कहना पड़े कि इनकी गलतियों को माफ कर दीजिए, तो फिर एक एक इस वोट के आधार पर, जैसे एक बड़ी नाव में एक छोटा सा छेद हो पूरी नाव को डुबो देती है, तो कुशवाहा जी के वो छेद तो साबित नहीं होंगे कि नीतीश कुमार उसको और तेजस्वी यादव मिलकर भी भर ना पाए, क्योंकि उनके ऊपर संवादहीनता का आरोप है। जैसा कि मैं जितनी मेरे पास जानकारी है, वो वन वे कम्युनिकेशन उन्होंने किया, लोगों से उनका इंटरेक्शन बहुत अच्छा नहीं रहा। विकास को लेकर के उनके ऊपर एक आरोप लगता है कि उन्होंने एक पर्टिकुलर एरिया पे विकास किया, ऐसे आरोप जैसा कि मीडिया में दिखाई चल रहा है। अभी कितना गंभीर आरोप है, और जनता के इन आरोपों के आधार पर नीतीश कुमार और तेजस्वी की अपील को ठुकरा देगी अगर, तो फिर वो बीजेपी निकाल देगी। अगर वो जनता उनको स्वीकार कर लेती है तो फिर जेडीयू निकाल देगी। ये चीजें हैं। अभी ये अंदर क्या जाएगा ये तो 8 को पता चलेगा, लेकिन नेक टू नेक फाइट है, वन साइडेड कुछ नहीं होने जा रहा। अब आप ये कि जेडीयू 100% निकालने जा रही है, ये भी संभव नहीं हम कह सकते, क्योंकि कुशवाहा जी की व्यक्तिगत छवि नुकसान पहुंचा रही है। बिल्कुल। आलोक पांडे भी हमारे साथ बने हुए हैं। आलोक जी, कहीं ना कहीं पैनल में थोड़े अलग थलग आप पड़ गए हैं, सब एज दे रहे हैं मनोज कुशवाहा को, अकेले आप केदार गुप्ता के लिए बैटिंग कर रहे हैं, क्या लग रहा है? मैं अभी भी यही कहूंगा कि केदार गुप्ता जी का जो व्यक्तिगत प्रयास है, और भारतीय जनता पार्टी का अपना जो वोट बैंक है, कोई जरूरी नहीं कि जो एग्रेसिव वोट दिखे तो वो आपको विजेता बनाए। मेरा अपना मानना है, बीजेपी का बहुत बार वोट साइलेंट होता है। ठीक है, जैसे नीतीश कुमार का भी वोट, महिला वोट कई बार साइलेंट रहा। तो अब इस बार जो केंद्र की योजनाएं हैं, या जो दलितों को मुफ्त अन्न या में जो प्रभाव ज्यादा है, ठीक है, और जो भी कल्याणकारी योजनाएं हैं उनका प्रभाव भी भारतीय जनता पार्टी उठाएगी, और वो उठाती रही है। बहुत बार ये देखा गया अन्य राज्यों में भी, बिहार उससे अलग नहीं, भारत का ही हिस्सा है ना, कि केंद्र की जितनी भी योजनाएं हैं उसमें मुफ्त राशन भी है। कई बार राजनीतिक दलों ने अपलोग लगाया है कि जो कोविड काल में मुफ्त राशन देने की बात है उसको आगे इसीलिए कंटिन्यू किया जा रहा है कि बीजेपी चुनाव जीत लेती है। हालांकि ये मुद्दा कोई ऐसा नहीं कि इसे कोई ऑथेंटिक प्रमाण हो, लेकिन कई बार ये आरोप अलग अलग राजनीतिक दलों द्वारा, विपक्ष द्वारा लगाया जाता रहा है। तो बीजेपी इतना आसान नहीं होगा जेडीयू के लिए उस चुनाव को जीतना। और मैं बार बार ये कह रहा हूं कि जो व्यक्तिगत व्यवहार होता है, राजनीति की जितनी मेरी समझ है, ठीक है, जो भी मेरा मेरा जीवन काल है उसमें जो मेरी समझ है, एक मानव स्वभाव की बात करता हूं, वो व्यक्तिगत रिश्ते भी बहुत मायने रखते। बिहार कोई भारत से बाहर का थोड़े ना है। अगर जाति उत्तर प्रदेश की सच्चाई है तो बिहार की सच्चाई है, तो उत्तर प्रदेश की भी सच्चाई है। जाति पूरे भारत की सच्चाई है। आज ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जात के आधार पर आप लोग चुनाव लड़ाते हैं, बंद कर दें क्या जात के आधार पर चुनाव लड़वाना, आप जात बताना ही बंद कर दें। अभी आज मैटर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में गया है, क्योंकि सारे राजनीतिक दल यही करते हैं जो हम परिचर्चा कर रहे हैं, इसी परिचर्चा के आधार पर चुनाव लड़ता है और देश को नुकसान पहुंचता है। आज ही की खबर है न्यूज़पेपर में।
तो राजनीति में जाति सच्चाई है, हम लोग उस पर बार बार चर्चा कर रहे हैं, लेकिन जात के आधार पर केवल विजय होगा। एक दिन मैंने शायद आप ही के चैनल में कहा था कि लोकतंत्र रूपी जो कीचड़ फंसा है, ट्रैक्टर जब गांव में फंसता है तो कीचड़ होता है, जाति पंथ धर्म, ये कीचड़ है, उसको बाहर केवल विकास की राजनीति लेकर के आ सकती है। तो विकास दाल में नमक बराबर तो वैल्यू रखता होगा ना। नीतीश कुमार पिछले 17 साल से बहुत अच्छा विकास नहीं कर पाए शुरुआत के 5 सालों को लेकर के। तो अगर गाड़ी फंसी है तो विकास रूपी चीजें हैं, केंद्र की कल्याणकारी योजनाएं, माइक्रो मैनेजमेंट, वो उनको एज दिलाएगा। अगर निखालिस जात के आधार पर होता है तो फिर ठीक है, फिर तो हमें अमिताभ जी की बात को मानना ही पड़ेगा, फिर और कोई रास्ता ही नहीं है। लेकिन मेरा मानना है कि जितना मनुष्य के व्यवहार को मैं जानता हूं, वोटिंग प्रक्रिया को मैं जानता हूं, उसमें इनका भी प्रभाव पड़ता है। अब ऐसे तो लालू यादव बीमार थे तो ये भी कहा गया कि अब उनका ऑपरेशन हो रहा, बताओ कुर्नी वालों, हम क्या बताएंगे जाकर के लालू यादव को कि क्या हुआ कुर्नी का हालचाल। तो ये भी तो किया गया, इमोशनल कार्ड खेला गया, ये मानव व्यवहार ही तो है, और क्या है। लेकिन हुई है, और मैं बीजेपी की तरफ ही जाऊंगा। और कुशेश्वर स्थान में नहीं चला था, लालू खुद गए थे चुनाव प्रचार करने, कुछ खास फायदा नहीं हुआ था। हमारे साथ राजेंद्र तिवारी जी भी बने हुए वरिष्ठ पत्रकार। फैक्टर हो सकता है बीजेपी की जीत के लिए, इसके अलावा और क्या कुछ फैक्टर आप गिनाना चाहेंगे? नौजवान बेरोजगारी, 20 लाख रोजगार, पहली कैबिनेट से 10 लाख नौकरियां कहां दिया तेजस्वी ने? दिया क्या? पूरे चुनाव में 10 लाख नौकरी का वादा किया तो कहा था पहली कैबिनेट मीटिंग में मैं साइन कर दूंगा, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्या बिहार के चुनाव में, क्या बिहार कुर्नी अलग है क्या बिहार से? कुर्नी के भी तो डिप्टी सीएम है ना तेजस्वी जी, कितनी नौकरी दी उन्होंने? 10 लाख पहले कैबिनेट में साइन की। नीतीश कुमार की मीटिंग में कुर्सियां चल गई, ये नौजवानों का जो आक्रोश दिखाई नहीं दिया, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा कुर्नी की विधानसभा चुनाव में। केवल बात ये थोड़ी ना कि मैंने कहा व्यक्तिगत व्यवहार की वजह अकेला एक कारण है, वो पूरा कारण नहीं है। कुछ देखिए, जब ये सब लोग एक बात पे सहमत है ना कि फाइट नेक टू नेक है, यानी कोई भी व्यक्ति जीत सकता है, ये सब में सहमति है जहां तक मेरा अपना अंदाजा है। जब इसमें सहमति है तो मैं कह रहा हूं कि बीजेपी क्यों जीत सकती है। मैं नहीं कह रहा हूं कि बीजेपी जीत ही रही है, लेकिन जीत क्यों सकती है, उसमें एक कारण केदार गुप्ता की अपनी वो छवि जिसमें वो जनता से जुड़े हैं, अपनी वो छवि। मैं छवि की बात ये नहीं कर रहा हूं कितने बड़े क्या, जनता के साथ कनेक्ट, संवाद, जनता के साथ संवाद में कुशवाहा जी पीछे हैं, केदार गुप्ता जी आगे। व्यक्तिगत व्यवहार में ये कह रहा हूं कि वो रात में 12 बजे कौन उपलब्ध है, तो केदार गुप्ता उपलब्ध है, या जो है मनोज कुशवाहा उपलब्ध है। रिजर्वेशन कराने में कौन उपलब्ध है, थाने से छुड़ाने में कौन उपलब्ध है? जो उपलब्ध होगा उसी को वोट देगा ना आदमी। मनोज कुशवाहा जी तो उपलब्ध नहीं है, तो वो व्यक्ति ऐसा आदमी को क्यों चुने जो उपलब्ध ही नहीं है? इसलिए क्योंकि वो एक व्यक्ति कह रहा है कि हमारे पिता सिंगापुर में किडनी ट्रांसप्लांट हो रहा, तो हमको क्या चेहरा दिखाएंगे तो वोट दे देंगे। फिर थाने में कौन छुड़ाएगा उनको, जाके कौन लड़ेगा? हम ये नहीं कह रहे कि सरकार उन्हीं की है, लेकिन सरकार पकड़े कहां मिलती है? लोकल में तो वो सरकार है ना, वो व्यक्ति उसके लिए सरकार है जो उसके लिए लड़ता है। ये भी तो कारण बनेगा ना, मैं ये कह रहा हूं। दूसरा, नौजवान अगर पूरे बिहार में है तो क्या कुर्नी में नहीं है? नीतीश कुमार के जनसभा में क्या हुआ, कुर्सियां चल गई, और हम कह रहे हैं एवरीथिंग इज फाइन, बिल्कुल सब जीते जा रहे हैं नीतीश कुमार। तो मुझे लगता है कि जितना मेरा अपना, मतलब मैं अपनी बात कर रहा हूं कि मेरा अपना एनालिसिस है, सरकार अच्छा 5-6% वोट कम पड़ा, हम ये मान सकते हैं कि भाई उपचुनाव है, 5-6% वोट कम पड़ा, कोई बात नहीं, लेकिन किसका कम पड़ा, प्रश्न ये है। ये तो है नहीं कि सामूहिक कम पड़ा होगा, किसी का तो कम पड़ा होगा ना। तो आमतौर पे रूलिंग पार्टी जो होती है उसको सबक सिखाने के लिए उसका मतदाता घर से नहीं निकलता, ये एक व्यवहार है। इससे कोई असहमत शायद ना हो कि रूलिंग पार्टी को हम सबक सिखाते हैं कि बेटा अच्छा तुम हमारी बात नहीं सुन रहे हो, तुम हमको नहीं मिल रहे हो, इस चुनाव जीत हार से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सरकार तो गिरेगी नहीं, तो तुमको सबक सिखाते हैं। तो अगर इस सामान्य व्यवहार को लागू किया जाए तो जो वोटिंग परसेंटाइल कम हुआ है वो रूलिंग पार्टी का कम हुआ है, मेरी अपनी एनालिसिस है, उसका नुकसान भी तो होगा। अगर 1000, 2000, 4000 वोट से जीत हार का अंतर है तो ये चीजें भी तो मायने रखेंगी ना कि जो परसेंटाइल ऑफ वोट कम हुआ है क्या वो समग्र रूप से कम हुआ है या पर्टिकुलर पार्टी का कम हुआ है। तो इसमें अगर हम जाएं तो इसमें लगेगा पर्टिकुलर पार्टी जो रूलिंग पार्टी होती है उसका मतदाता सबक सिखाता है।
इस आधार पर मैं कहता हूं कि मनोज कुशवाहा के पास जो है चौंकाने वाले रिजल्ट आना चाहिए, और मनोज कुशवाहा की विजय की संभावना मैं कम देखता हूं। फाइट बराबर है, ऐसा ना हो कि 275 वोट से जो है मनोज कुशवाहा जी चुनाव हार जाए। बिल्कुल। राजेंद्र तिवारी जी, दो पैनल है, वो ये कह रहे हैं कि चाहे राहुल जी हो चाहे राजेंद्र तिवारी जी, कि मुस्लिम वोट का उस तरीके से डिवीजन नहीं हुआ जैसा हमने गोपालगंज में देखा था। लेकिन जरा ये बताइए कि क्या आपको लगता है कि मुसलमान यहाँ सिंबल जो है लालटेन नहीं तीर है, उस तीर के निशान पर भरोसा करेगा जिसका इतिहास 95 से अगर हम देखें तो बार बार पलटी मारने का रहा है। 95 में एक बार पलटी, 13-14 में एक बार, फिर 17 में और अब 22 में, जो लंबे समय से बीजेपी के साथ ही रहा है। क्या वो मुसलमान जाएगा नीतीश कुमार के साथ? क्या लग रहा है आपको? या एआईएमआईएम पर भरोसा करेगा? ये लोग साफ करें कि भाई नहीं हुआ डिवीजन। जी नहीं, एआईएम पर जाएगा तो है, अब यह कि कितना क्या नुकसान पहुंचाने के लेवल तक जाएगा कि नहीं जाएगा, ये तो 8 तारीख को पता चलेगा। एआईएम जो अपने एक इस्लामिक ब्रदरहुड की कॉन्सेप्ट में चल रही है, उसको मिनिमम तो वोट मिलेगा ही, लेकिन क्या वो 5000 से ज्यादा मिलेगा? अगर 5000 से ज्यादा मिलेगा तो बीजेपी जीत जाएगी, मतलब 7-8-10 हजार तक अगर मिलेगा, क्योंकि फिर मुकेश सहनी को जो 10,000 वोट की उम्मीद या 10,000 के ऊपर वो प्राप्त करते हैं तो बीजेपी को नुकसान होगा। तो ये जो 5,000 और 10,000 की गणित है, हमें लगता है कि आखिरी में ये ना फंसे आकर के कि कौन कितना जो है, क्योंकि अगर व्यक्तिगत छवि आखिरी दिन तक, क्योंकि मैं आखिरी दिन तक की बात को सहमत हूं तिवारी जी से, क्योंकि व्यक्तिगत छवियां आखिरी दिन कमजोर पड़ जाती हैं भावनात्मक मुद्दों पर या जातीय मुद्दों पर, आपके किए गए काम भी कमजोर पड़ जाते हैं, मैं इससे सहमत हूं। तो फिर मुकेश सहनी फैक्टर इंपॉर्टेंट होगा कि वो 10,000 के ऊपर वोट गेन कर पाते हैं नहीं। अगर वो 10,000 के ऊपर करते हैं तो हमारे एक भाई कल अभी जो लीक कर गए, वो कह रहे थे कि अगर 10,000 से ज्यादा मत प्राप्त करते, 12-14 हजार, नहीं ऋषि जी ने कहा था, यस ऋषि भाई ने कहा था, तो मैं सहमत हूं, आज वो नहीं है लेकिन मैं सहमत हूं कि 12-14 हजार मत विधानसभा में मुकेश सहनी काट लेते हुए बीजेपी के, ये 14,000 का काउंटर कैसे करेगी बीजेपी, ये तो समझना पड़ेगा। लेकिन मुझे लगता है कि इसीलिए फाइट नेक टू नेक है, क्योंकि 5-6 हजार वोट भी न मिले एआईएम को तो मुझे लगता है फिर तो एआईएम का लड़ना बेकार हो जाएगा। ठीक है, और मुकेश सहनी अगर 5-7 हजार वोट पाते हैं तो काउंटर हो जाएगा, तो जेडीयू बीजेपी फिर लड़ाई हो जाएगी। लेकिन अगर इनको एआईएम को 5,000 मिलते हैं और इनको 14,000 मिलते हैं तो फिर बीजेपी के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए बहुत सारे तो हैं। बिल्कुल बिल्कुल। राजेंद्र तिवारी जी, बिल्कुल। आलोक पांडे जी, स्लाइटली जो है हमारे राहुल लाल वरिष्ठ पत्रकार और राजेंद्र तिवारी जी कह रहे हैं कि भाई स्लाइटली एज जो है वो महागठबंधन को है। उसके पीछे एक बड़ी वजह यह है कि जहां एक तरफ तो महागठबंधन के पास तेजस्वी भविष्य का बड़ा चेहरा अभी भी वर्तमान में भी है, और लंबे समय से बिहार की सियासत के सबसे बड़े चेहरे नीतीश कुमार, वहीं अगर हम बीजेपी के पाले में देखें तो वहां पर हमें नजर आएगा कि फेस ही नहीं है, कोई चेहरा नहीं है, और बाई इलेक्शन तो कम से कम आप नरेंद्र मोदी के चेहरे पर नहीं ही जीत सकते हैं। क्या लग रहा है, क्या ये एक फैक्टर हो सकता है जिस वजह से मुकाबला आपकी नजरों में कांटे का और एज बीजेपी को है, और वहीं इन दो पैनल की अगर हम बात करें तो उनकी नजरों में मुकाबला कांटे का लेकिन एज महागठबंधन को लग रहा है क्या आपको? देखिए, जेडीयू और आरजेडी में जब हम गोपालगंज की बात करते हैं तो बार बार हम एआईएम को 14,000 वोट, इतने वोट ना मिले होते दोष देते हैं। आप बताइए, जेडीयू और आरजेडी का जो सोशल इंजीनियरिंग है, यानी जिस जातियों का ये दावा करते हैं वोट मिलने का, उतना परसेंटाइल क्या गोपालगंज में मिला इनको? नहीं मिला ना। अगर उतना मिला होता तो जीत जाते ना गोपालगंज। अगर जेडीयू आरजेडी मिलाने के बाद क्या कुर्नी में वोट बीजेपी के पास इतने हैं? टेक्टोनिक शिफ्ट नहीं होता राजनीति में, हमेशा 2 और 2 4 और 44 नहीं होते, कभी कभी 2 और 2 शून्य भी होता है। उत्तर प्रदेश में सपा और बसपा मिलकर शून्य में ही खड़े थे। ठीक है, तो गोपालगंज में हमेशा हम एआईएम को दोषी मनाते, उतने वोट उसे ना मिले होते। आप दोनों लोग मिल गए, बीजेपी को तो मतलब आपको धूल दूषित कर देना चाहिए, टेक्टोनिक शिफ्ट तो नहीं हुआ। गोपालगंज मुकामा से ये तो क्लियर हो गया है कि आरजेडी जेडीयू के मिलन से बीजेपी हवा में नहीं उड़ी, टेक्टोनिक शिफ्ट नहीं करा पा रहे हैं लोग, वोट बैंक शिफ्ट नहीं करा पा रहे। इस बार कहेंगे इस बार शिफ्ट करा लेंगे, इस बार का इस बार देखेंगे, पास के हिसाब से अभी कुछ दिन पहले तक तो नहीं करा पाए। बीजेपी अगर जीत गई गोपालगंज, ये इसलिए नहीं जीती कि एआईएम को उतने वोट मिल गए, तो हम लोग बाद में निष्कर्ष निकाल रहे हैं, इसलिए क्योंकि जेडीयू आरजेडी के वोट शिफ्ट नहीं हुए, ये मेजर कारण है। हम इस तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, हम एआईएम को क्रेडिट दे रहे हैं बीजेपी को जिताने के लिए। आरजेडी जेडीयू मिलकर के आलोक
आपकी बात से मैं इसलिए इसमें बहुत ज्यादा कन्विंस नहीं होंगी क्योंकि जो कोऑर्डिनेशन महागठबंधन का हमें कुर्नी में देखने को मिला, जिस तरीके से तेजस्वी नीतीश को एक दूसरे का साथ मिला, वैसा हमने गोपालगंज में और मोकामा में नहीं देखा था। तो ये भी एक चेंजिंग फैक्टर है यहाँ पर, या हम डिफरेंस देखें कुर्नी में और गोपालगंज मोकामा में, तो एक बड़ा डिफरेंस है। कहाँ एक तरफ मंच पर तेजस्वी और नीतीश कुमार और दूसरी तरफ नीतीश कुमार की दूरी, तेजस्वी खड़े, क्या कहेंगे? नहीं देखिए, ये बात मैं मानता हूं, लेकिन इतने प्रयास भर से क्या टेक्टोनिक शिफ्ट हो जाएगा? तो फिर तो बात ही खत्म हो गई ना, फिर तो बीजेपी हार रही है और जेडीयू जीत रहा है। फिर तो परिचर्चा का अंत हो जाता है, फिर परिचर्चा नहीं रह जाती है, फिर तो टेक्टोनिक शिफ्ट हो गया और बीजेपी हार गई। लेकिन इतना आसान तो नहीं है, वरना हम लोग इतनी बात क्यों कर रहे होते कि बीजेपी अगर हार रही होती तो। इसीलिए हम बात कर रहे हैं ना कि राजनीति में ऊपर अगर हाथ दे लिए लोग, रोज नीचे के लोग त्रस्त हो गए हैं। कभी नीतीश कुमार उनके साथ होते हैं, कभी उनके साथ होते हैं। पब्लिक डिसाइड ही नहीं कर पाती कि हमें किसके साथ रहना है। बीजेपी के साथ होते हैं कभी नीतीश कुमार, कभी आरजेडी के साथ नीतीश कुमार होते हैं। तुम तो ऊपर गले मिल लेते हो, कभी इसके साथ कभी उसके साथ, नीचे पब्लिक मर जाती कि हम किसके साथ जाएं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अनुमान गड़बड़ हो जाते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार इस मामले में क्रेडिबल नेता नहीं है। वो दिल रोज बदलते हैं। मैं क्या कहूँ इस बात के लिए उनको, तो पब्लिक भी जाती है उनका वोटर। आलोक जी, ये भी है कि मोकामा और गोपालगंज में ऑन स्टेक लालटेन का सिंबल था, जो अभी बिहार में सबसे मजबूत सिंबल माना जाता है, और यहाँ पर जो है तीर का सिंबल है। तो ये एज आपको मिलता है, और दूसरा वाला जो कोऑर्डिनेशन की मैं बात कर रही थी, वो एज जो है राहुल लाल जी को मिलता है। तो चलिए, अच्छी बात यह है कि दावे आज हमने किए हैं, लेकिन दावे में किसके कितना दम है वो जानने के लिए